कल कल जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने सब देखा था कि आपकी कैजुअल इनकम्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ इनकम, टोटल इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक हमने कल की क्लास में कवर किए थे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। आयुष, आपको तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम एक बार ग्रॉस इनकम बता दीजिए। ओके, ग्रॉस इनकम, ठीक है। ग्रॉस इनकम था कि ओवरऑल जितनी भी आप अर्निंग करते हो, वो जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, उन 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम होगी, उन सब का टोटल आपका ग्रॉस टोटल कहलाता है। ठीक है। वहीं टोटल इनकम का मतलब था कि उस इनकम में से जो डिडक्शंस आपको मिलने वाली हैं या जो छूट आपको मिलने वाली है, जब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, डिडक्शंस रिसीव कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। मैम टोटल इनकम में मतलब जितने भी डिडक्शन होते हैं काट के जो वो होती जो है हमारी, रिमेनिंग अमाउंट होती है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती जो बची हुई। है। अभिमन्यु, दत्ता एंड आयुष, कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग अपना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्सन। ठीक है। पर्सन को डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि इनकम कौन सी होती है, कितनी तरह की होती है, और किस इनकम में हमें कितना टैक्स देना होता है, नहीं देना होता है, ये सारी चीजें हमने ऊपर कवर कर ली। अब आता है पर्सन्स के बारे में, जिसमें हमें ये देखना होगा कि कौन से पर्सन्स होते हैं, किन लोगों की ही इनकम पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है। तो ये हमें देखना होगा, और ये है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है कि इनकम टैक्स में पर्सन्स कौन होते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, कोई इंडिविजुअल, मतलब कि कोई आम आदमी जो 18 साल से ऊपर होगा, वो आपके इंडिविजुअल्स होंगे, और उसकी इनकम, उन लोगों की इनकम क्या कहलाएगी? आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। जो अनडिवाइडेड फैमिली जी मैम। बिजनेस होता है, ठीक है, उसकी भी इनकम यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। थर्ड आता है आपका कंपनी। ठीक है। जो भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो भी कंपनी गेन करती है, जो भी उसका टर्नओवर है, वो भी आपका टैक्सेबल होता है, मतलब कि कंपनी को भी टैक्स पे करना होता है। इवन इसके बाद अगर किसी तरह की कोई फर्म है, या फिर आपकी कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कि लोगों का कोई ग्रुप है, वो भी क्या करता है? आपको टैक्स पे करता है। इसमें कोई डाउट है इन सभी पॉइंट्स में? पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी, फोर्थ है आपका फर्म, फिफ्थ आता है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, सिक्स की बात करें तो लोकल अथॉरिटी, एंड सेवेंथ आता है आपका कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। ये सारे कौन होते हैं? पर्सन की लिस्ट में है, मतलब कि इन्हीं लोगों की अर्निंग के ऊपर, इन्हीं लोगों की इनकम के ऊपर कंपनी क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है। मैम इंडिविजुअल में हमारा वो जो 60 के ऊपर होते हैं उनका होता है सब जो इनकम 18 होती साल से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, जैसे आपकी स्लैब बनी है 18 साल से लेके है। 60 साल वाली, फिर 60 से लेके 80 जी साल वाली, और फिर 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं, वो जी सब मैम। आपके जी इंडिविजुअल्स में आएंगे। ठीक है। हिंदू मतलब अनडिवाइडेड 60 फैमिली के। में, हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो लोग आएंगे जो कि बिजनेस करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करते हैं। कंपनी में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। फर्म्स आएंगी आपकी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है जैसे कि आपने 10 लोगों का कोई ग्रुप बनाया है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, क्योंकि बिजनेस चला रहे हैं हम 10 लोगों के ग्रुप के साथ, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो भी अर्निंग होगी, कॉर्पोरेशन की जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा आपका टैक्स पेबल होगा। इसी के बाद कोई लोकल अथॉरिटीज होती हैं। लोकल अथॉरिटीज मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोकली वर्क करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, नगर पालिका वगैरह के अंदर आते हैं, तो उन सब की अर्निंग पे भी टैक्स चार्ज किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा, कोई जुडिशियल पर्सन होगा, तो उसकी इनकम पे भी क्या किया जाता है? टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है। ये बात यहाँ पे आपकी बोली गई है। इसके बाद बोलता है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स अ हिंदू फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ all person lineally decorated from a common ancestor, including their wives and unmarried daughters.
ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है कि उस फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं, ना सिर्फ मेल मेंबर्स को बल्कि उनकी वाइफ और जो उनकी अनमैरिड डॉटर्स हैं उन सबको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द टैक्सेशन पर्पस। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसमें हमेशा से ये देखा गया है कि जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, इवन जो न्यूली बॉर्न बेबी भी होता है और वो मेल है, तो उसको भी हम मेंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। बट टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि जितनी भी उनकी वाइफ्स होंगी या जो भी फैमिली में अनमैरिड डॉटर्स हैं उन सबको भी इस पर्सन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। वो भी किसी हिंदू तरह, अनडिवाइडेड। हाँ, अगर किसी तरह की वो अर्निंग करती हैं, कोई इनकम अर्न कर रही है, प्रॉफिट उनकी वजह से हो रहा है, तो उनके ऊपर भी टैक्स चार्ज होगा। और मैम जैसे कुछ नहीं कर रही हैं तब भी, तब तो अगर नहीं। अर्निंग करेंगे, जब कुछ अर्न नहीं होगा तो टैक्स किस पे अच्छा। दोगे। ठीक है। ये चीज है। ओके। और इसके बाद कहता है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अ कंपनी मीन्स। अब देखो, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी आपके पर्सन्स की, उसमें तो हमने देख लिया कि 4 हेड है, 5 हेड है, 6 हेड्स हैं, मतलब कि कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, जिसमें कि एक आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बात की, वो तो देखो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, इस पॉइंट पे वो चीज हमें समझ में आ गई। इसके बाद कहता है कि कंपनी क्या होती है। पर्सन के नाम पे हम कंपनी किसको जोड़ेंगे, ये आपके डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 के अंदर बताई गई। ठीक है। इसमें कहता है कि कंपनी वो होती है जो कि इंडियन कंपनी हो। इंडियन कंपनी का मतलब है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो और वो रजिस्टर्ड भी क्या हो, आपकी इंडिया में ही हो। कुछ कंपनी इंडिया में। आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कि उनका हेडक्वार्टर कहीं और होता है, उन्होंने अपनी ब्रांच आके इंडिया में खोली है, तो उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। अभी जब हम स्लैब्स पढ़ेंगे और बाकी चीजें देखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस कंपनी पे कितना % टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें तब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि वो कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब कि उसका हेडक्वार्टर और रजिस्ट्रेशन इंडिया का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ठीक है। कोई भी बॉडी अगर हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है और वो फॉरेन कंट्री लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, मतलब कि हमने क्या किया है, उन्हें प्रॉपर परमिशन दे रखी है कि वो अपने काम को कर सकती हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं और लॉज को उन्होंने फॉलो किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट की कंडीशन में आती हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट में एनी इंस्टीट्यूशन मैम एक बार एसोसिएशन। सेकंड वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। ठीक है। सेकेंड वाले पॉइंट में कहा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है। इसका मतलब होता है जब भी कोई कंट्री जो है, कंट्री देखो, जब इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि हमें दूसरी कंट्रीज के लॉज, उसकी कंडीशंस को भी मानना पड़ता है। फॉलो ठीक। करना। जी। हाँ, मानना पड़ता है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपनी खोली और आप चाहते हो कि अमेरिका में जाके सी एक ब्रांच ओपन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री के जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब क्या करने पड़ेंगे, आपको फॉलो करने फॉलो पड़ेंगे। तो ये सेम चीज इंडिया में भी होती है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में ओपन हो रही है तो उसे फॉरेन कंट्री लॉ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब इंडिया में वो जितनी भी सेल करती है, जो भी अर्निंग करती है, उन सब पे हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज टैक्स करेंगे। करेंगे। ये एक नया मैम बच्चा उनको भी जुड़ा यहाँ, है। जी, मैम कह रहे उनको भी यहाँ पे मतलब, हैं। हाँ, बोलो बोलो आयुष, बोलो पहले। मैम फॉरेन कंट्री जब यहाँ पे आके मतलब बिजनेस करती है तो वहाँ उनको भी यहाँ के रूल फॉलो करने पड़ते होंगे। हाँ, उनको भी यहाँ के रूल वहाँ फॉलो करने उनको भी पड़ते जो भी उनकी इनकम होती होगी यहाँ के हिसाब से उनको टैक्स भी देना पड़ता होगा। हैं। हाँ, अगर वो यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हो, यहीं पे सेल्स कर रहे हैं, यहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसमें बोला गया है कोई भी एसोसिएशन है या कोई भी बॉडी है जो कि क्या है, आपकी इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब रजिस्टर्ड हो या ना हो, वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, which is declared by the general and special orders of the central board of direct taxes।
टू बी अ कंपनी। अब देखो इस थर्ड पॉइंट कहता है कि जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी पे हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो भी कि ना हो, ये स्पेशल केस की बात हो रही है। ठीक है, कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, अब चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो नॉन इंडियन कंपनी जब हो, हाँ लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उसे कंपनी की मान्यता दी है, तो उस कंडीशन में उस कंपनी को होने वाली जितनी भी प्रॉफिट्स हैं उस सब पे हमारे कंट्री के अंदर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या रखी गई है, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक स्पेशल या जनरल ऑर्डर प्रेजेंट करती है और ये मान्यता देती है कि वो एक कंपनी है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। मैम, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, मतलब हाँ, अगर चाहे वो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड उसे हो ना अलाउ, हो, चाहे वो इंडियन कंपनी मतलब हो या ना हो, इससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मैम ये गवर्नमेंट अलाउ करती है, मतलब हाँ, ये ऑर्डर देती सेंट्रल है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि जो एसोसिएशन है टैक्स चार्ज करने का, इनकम टैक्स चार्ज करने का, उनके द्वारा ये जी ऑर्डर्स मैम। दिए जाते हैं। ओ ठीक है, यस। मैम अगर हम नेक्स्ट, लोग रॉ मटेरियल बाहर से पकड़े करें तो? अगर रॉ मटेरियल बाहर से करते हैं तो उस और सेल अगर आप इंडिया में ही कर रहे हो और आपने इवन जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इंडिया के ही सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज होती है जो कि आपको टैक्स पे करनी पड़ती है इंडिया में। मैम तो कि अभी फॉरेन को जो पे करना पड़ेगा कि हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा इस केस में? दोनों को मतलब कि वो कंपनी जहाँ की मैम जहाँ रजिस्टर्ड से है वहाँ। परचेज कर रहे हैं और जहाँ सेल कर रहे हैं दोनों? हाँ, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, ये आपकी सेल्स की बात नहीं हो रही कि आप खरीद रहे हो तो आप पे कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है। जो कंपनी अर्निंग कर रही है मतलब कि उसने सामान बेचा, आपने उसे पैसा दिया, ठीक है, उस पैसे से जो उसकी अर्निंग हो रही है उस पे उसे टैक्स देना है, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। अभी जो हम ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे एक आपका चैप्टर आएगा रेसिडेंट वाला, रेसिडुअल स्टेटस मैम करके एक एक चैप्टर मैम है। एक क्वेश्चन है। हम्म। मैम जैसे कि फॉरेन की कंट्री हमारे यहाँ आके मतलब कंपनी खोलती है, वो हम्म। हमारे यहाँ के मतलब जो टैक्स, मतलब जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको हम्म। तो टैक्स देगी, और क्या साथ में उनको क्या फॉरेन में भी देना पड़ेगा? हाँ, वो देना पड़ता है, काफी कंडीशंस ऐसी भी हैं। ये सब आपको रेसिडुअल स्टेटस वाला जो चैप्टर है उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें एक प्रॉपर चार्ट बनाया है कि कौन सी कंपनी जी कहाँ पे करती है, अगर हम एनआरआई हैं तो क्या हम इंडिया में जी टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, और किस कंडीशन में करेंगे और किस कंडीशन में नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपके जी मैम। रेसिडुअल स्टेटस वाला जो चैप्टर है उसमें क्लियरली मेंशन की गई है। जी मैम। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है? कैमरा ऑन करो, सबके नो लाइन मैम। से कैमरे बंद हो जाते हैं। ऋषभ छत्री, कोमल सिंह, आयुष, कैमरा ऑन कर लो। अटेंडेंस इसी बेसिस पे रखी जाती है आप लोगों की रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आपका एसएससी। एसएससी क्या होता है, किसी को आइडिया है? ये वो आपका वो वाला एसएससी नहीं है कि जो आप एग्जाम देते हो कंपटीशन वाला। नो ठीक मैम, है, मालूम है। वो वाला जमा मत देना यहाँ पे। बताओ एसएससी क्या होता है? स्क्रीन पे है, देख के भी बोल सकते हो, समझ सकते हो, आइडिया लगाओ। ओके। मीनिंग ऑफ एसएससी। अब तो आंसर भी स्क्रीन पे है। कोई भी? मैम एसएससी एक पर्सन है, एसएससी एक पर्सन है हम्म। जो मतलब पे करता है टैक्स। हम्म। ठीक है, क्लियर। एसएससी कौन होता है? वो इंसान जो टैक्स पे करता है, आपकी पहली लाइन में ही साफ 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 लिखा हुआ है, हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। ठीक है, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं हम लोग क्या कहलाएंगे, आपके एसएससी कहलाएंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा अर्न किया, पूरे साल भर में हमने जितना भी अर्निंग किया है, उन सब पे चार्ज होने वाला टैक्स, जिस पर्सन पे वो टैक्स चार्ज हो रहा है वो पर्सन कौन कहलाएगा, आपका एसएससी कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, ये क्लियर हो गया, जो टैक्स पे करेगा वो एसएससी हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट कहता है हु इज लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अगर किसी भी तरीके की पेमेंट करता है, जैसे कि कोई इंटरेस्ट पे करे, अगर कोई पेनल्टी पे करता है, कोई फीस या फाइन चार्ज करता है, तो वो भी आपका एसएससी बन जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assignment of his income or assignment for the freight benefits। इसमें बोला जा रहा है अगर कोई इंसान वो पैसा पे करता है जिसके बेसिस पे या जिस वजह से उसको कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है, उसे कोई फायदा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, आपका एसएससी होगा। क्या कहने का मतलब था, अगर आपने इनकम रिसीव की है तो इसका मतलब आपने उस चीज का फायदा लिया है, आपने उसका बेनिफिट उठाया है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पैसा एज अ टैक्स में जो बेनिफिट या कोई आपको जो सुविधा दी जा रही है उसके बदले आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट कहता मैम है जो इनकम हमारी होती है जो मतलब नॉर्मल, उसी से हम लोग ये टैक्स पे हाँ करते हैं। हाँ, जो आपकी नॉर्मल इनकम होगी, आपने साल भर में जितना पैसा कमाया है उस पूरे पे हाँ आपको जी। टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। तो एक साथ देना पड़ता है कि मंथली? एक साथ टैक्स एक साथ ही जाता है। फॉर्म 16 मैं जो आप कौन? भरते हो, जो फॉर्म 16 अगर आपने देखा हो घर में कोई टैक्स पे करता होगा अगर, तो फॉर्म जी 16 जी फिल किया जाता है। जी। ठीक है। उसके अंदर पूरे साल भर की जो भी आपकी अर्निंग है उन सब पे ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर उसका रिटर्न फाइल करके आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। इसके मैंने बाद आता सबको है पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट जो जो प्राइवेट? अर्निंग, हाँ जो जो अर्न ओ, करता है, जो आपकी स्लैब रेट के अंदर जी। है, वो उन सबको पे करना पड़ेगा। ओ, इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, ये कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assignment of the income of any other person in respect of which he is assessable। क्या बोलने का मतलब था, मान लो कोई थर्ड पार्टी है जो पैसा रिसीव करती है, जो बेनिफिट रिसीव करती है, उसने वो पैसा आपको दिया है एंड अब आप उस पर टैक्स पे करेंगे। क्या कहने का मतलब था, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप किसी कंपनी में काम करते थे, ठीक है। कंपनी में क्या हो रहा था, वो प्रोडक्ट बनाती थी, बेचती थी और पैसा कमाती थी। कंपनी यही कर रही थी, तो अर्निंग किसकी हो रही जी। थी यहाँ पे, कंपनी की इनकम हो कंपनी रही थी। की। ठीक है। लेकिन कंपनी ने जी। क्या किया, उस पैसे को जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनको एज अ सैलरी दे दिया। ठीक है। कमाया किसने, कंपनी ने, और पैसा एज अ सैलरी किसको दिया, एम्प्लॉयज को। तो अब वो इनकम एम्प्लॉय। किसकी बन गई, एम्प्लॉयज की। तो अब टैक्स पे भी कौन करेगा, एम्प्लॉय टैक्स पे एम्प्लॉय। करेंगे। ठीक है। ये पॉइंट आपकी इसके अंदर फोर्थ पॉइंट में बोला गया है। जब मैम तो ये इनकम, सैलरी में, मैम ये जो सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, उसी से काट के टैक्स देते होंगे कुछ कंपनी लोग, वाले? कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो पहले से ही टैक्स डिडक्ट करके आपको सैलरी प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ कंपनीज ओ, ऐसी भी होती हैं जो आपको ओवरऑल इनकम दे देती हैं, उसके बाद कहती हैं कि अब आप टैक्स कैलकुलेट करवा लीजिए और उसको अपने आप से पेमेंट कर दीजिए। ओ, ठीक है। कई अलग अलग तरह के उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो कुल मिला के ये बात क्लियर होती है एसएससी से कि एसएससी वो पर्सन है जो आपका टैक्स पे करता है, जो भी पे अर्न करता करता है, जो टैक्स पे करता है, वो इंसान कौन कहलाता है, आपका एसएससी है, कहलाता है। एसएससी। ठीक है। दूसरा वर्ड जी आता मैम। है आपका डीम्ड एसएससी। ठीक है। डीम्ड एसएससी का क्या मतलब होता है, वो पर्सन जो कि किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे टैक्स पे करता है। ठीक है। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी। अर्निंग किसी और ने की, पैसा किसी और ने कमाया, लेकिन टैक्स पे किसी और को करना पड़ता और है, वो आपका डीम्ड एसएससी बन जाता है। कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, एग्जांपल लिखा हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव will be treated as an SSC for that income of the deceased or which tax has not been paid by the deceased after his death। एक पर्सन था, मैम जो इंश्योरेंस होता है डेथ वाला? नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, टैक्स पे की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो इंसान मान लो आपकी जॉब करता था, ठीक है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है, तो पिछले साल उसने जितना भी पैसा कमाया था उस पूरे पैसे पे जो लीगल हेयर होगा
या जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उस पैसे पे टैक्स पे करे। ठीक है, उस पर्सन की तो डेथ हो गई, लेकिन उसने जितना भी पैसा कमाया था उस पूरे पैसे पे टैक्स पे किया जाता है। तो मैम वो तो उसके फैमिली वाले करते होंगे। हाँ, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसको पे करते हैं। जो उसका उत्तराधिकारी है, जो हेयर होगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर आएगी वो। मैम जिस बंदे की डेथ हो गई है तो जितना उसने कमाया तो वो फैमिली वाले करेंगे उसका। हाँ, उसकी फैमिली के पास जाएगा और उस फैमिली पे उस इनकम पे जितना टैक्स पे होगा वो उसे पे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करता है, कहता है आपका अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेनर और अ माइनर और अ lunatic is treated as an SSC for the income of such foreigner or a minor। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर जो पर्सन अर्निंग करता है वो माइनर निकल जाए, मतलब 18 साल से कम उम्र का इंसान हो और वो अच्छे खासे पैसे कमाता है, तो उस टाइम पे जो उसके गार्जियन होंगे या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उस पैसे पे टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके इसमें टिक। मतलब मतलब ये कोई छोटा मैम एक बच्चा था बार 15 साल का, ठीक है, 15 साल या 16 जी साल का कोई पर्सन था, उसने बिजनेस जी स्टार्ट मैम किया। ठीक है, उस पे जी उसको अर्निंग होना शुरू हुई, उसे प्रॉफिट होना शुरू हुआ, तो हमें तो पता है इवन जो स्लैब रेट भी बनी है वो 18 साल से ऊपर तक के बच्चों की, लोगों की बनी है। ठीक है, जी अगर मैम उसकी एज 18 से कम है तो इसका मतलब वो माइनर है, और माइनर जी की मैम कंडीशन में वो टैक्स पे नहीं कर सकता। तो उसके बिहाफ पे जो उसके गार्जियन होंगे या जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनके साइन की वैल्यू होगी वो लोग उसके बेसिस पे टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ये आपके माइनर की जी मैम कंडीशन थी। वैसे ही फॉरेनर्स की कंडीशंस होती है कि कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आया था, उसने कुछ अर्निंग की, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो इंडियन होगा, वो आपका टैक्स पे करेगा। ठीक है, ये आपका डीम्ड एसएससी कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम सबको क्लियर हो रहा है ना, जितने भी लोग हैं क्लास में? जी क्लियर है सबको? जी मैम ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, एसएससी इन डिफॉल्ट का क्या मीनिंग होता है आपका? इसमें बोला गया है व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू इट, ही इज कॉल्ड एन एसएससी इन डिफॉल्ट। क्या मतलब था? एक पर्सन था जिसे टैक्स पे करना था, पर वो टैक्स पे नहीं कर पाया या किसी भी रीजन की वजह से उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो वो क्या बन जाता है? आपका एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, आपने पैसा कमाया, आपको टैक्स देना चाहिए था, पर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो ये क्या हो जाता है? एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा है, इफ अ पर्सन while making any payment to another person is liable to deduct income tax thereon at source, thus not deduct income tax therefrom, or having deducted does not deposit it in the governmental जो आपकी थ्योरीज वगैरह हैं उसके अंदर की बात हो रही, ट्रेजर्स के अंदर। क्या कहने का मतलब था? पूरे साल आपने पैसा कमाया, ठीक है, अब आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, उसको पे करना है, पर किसी वजह से या किसी रीजन की वजह से आप इनकम टैक्स में अकाउंट में पे नहीं कर सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएगा। जो गवर्नमेंट को पैसा टैक्स का जाना चाहिए था, आप उसको पे नहीं कर सके, तो ये क्या हो जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैम ये क्या एक साल का ही होता है? मतलब हाँ हर साल हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ 12 महीने का होता है, वो भी प्रीवियस, पिछले 12 महीने में जो आपने कमाया होगा, जो आपका अकाउंटिंग ईयर चलता है, ये उसकी बात होगी। जी मैम ठीक है, इसके बाद आता है आपके दो पॉइंट आते हैं, एक आता है असेसमेंट ईयर और एक आता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर, और प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया है सेक्शन 3 के अंदर। इस टॉपिक को सही से समझ लो, क्योंकि पूरा टेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो इसी ईयर्स पे डिपेंड करता है। अभी बताओ, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अगर आप अकाउंटिंग ईयर की बात करो तो इस टाइम पे हम कौन से अकाउंटिंग ईयर को फॉलो कर रहे हैं? बताइए।
कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है? ऋषभ छत्री, आप ग्रुप में ऐड नहीं है क्या टेलीग्राम पे? अब मैसेज कर रहे हैं ऐड करने के लिए। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो नंबर भेज दीजिए अपना चैट पे, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस नंबर से आपका टेलीग्राम है वो नंबर आप चैट पे भेज दीजिए, वो नंबर आपका टेलीग्राम पे हम ऐड कर देंगे ग्रुप पे। ठीक है, तो मैंने पूछा था कि इस बार कौन सा असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, किसी को आइडिया है? 2021 कौन सा? 2021 2021? मतलब 2020-21। अच्छा, सोच लीजिए। नहीं मैम, अकाउंटिंग 21-22 चल रहा है क्योंकि वो निकल गया मार्च। वही तो, तभी तो मैंने बोला मार्च आपका निकल चुका है। अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से क्या शुरू हो चुका है आपका? 21-22 का सेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा है? 21-22 आपका असेसमेंट ईयर है। मतलब कि वो साल, जिस साल आपको टैक्स पे करना है, वो साल आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब है ठीक उससे एक साल पहले। अभी क्या चल रहा है? 21-22 चल रहा है, तो इससे पहले कौन सा साल निकला होगा? 20-21 का साल निकला 20 होगा। 21। तो 20-21 में आपने जितना भी पैसा अर्न किया है, जो भी इनकम आपने कमाई है 20-21 में, वो हम प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करते हैं और उस इनकम पे टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं। ठीक है, मतलब कि 20-21 में जो भी पैसा आपने अर्न किया है उसका टैक्स हम कहाँ देंगे? 21-22 में देंगे, और फिर 21-22 की अर्निंग का टैक्स हम 22-23 में जाके देंगे। क्लियर हुआ? जिस साल हम पैसा देते हैं, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है, और जिस साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। इसमें कोई डाउट है असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर में? मैम एक बार हमको क्लियर कर दो। देखो, अभी कौन सा महीना चल रहा है, मंथ कौन सा है, ये तो पता होगा। आयुष मैम तुमसे पूछ रही हैं आयुष। जी मैम बताइए मैम। कौन सी मंथ चल रही है? अभी तो मैम जून चल रहा ठीक है, जून चल रहा है आपका। जून कौन से साल का चल रहा है? 2021 का जून चल रहा है। ठीक है, हमें पता है कि अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है। मतलब कि हमारा अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक, मतलब कि 2021 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक का जो ये पूरा एक साल है, ये क्या कहलाएगा? आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। है। ठीक है, इस असेसमेंट ईयर में हम क्या करते हैं? आपको टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा उठा के दे देते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि वो पैसा किस इनकम पे कैलकुलेट होगा। तो वो पैसा प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल कमाई गई जितनी भी इनकम होगी उस पूरे पे पैसा दिया जाएगा। मतलब कि जो पैसा हमने 20-21 में कमाया था उस पे टैक्स आपको यहाँ पे देना होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा असेसमेंट ईयर में हम पे करेंगे एज अ टैक्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपकी पूरी डिटेल है। यहाँ पे आप इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें बोला है एन एसएससी कमेंस हिज बिजनेस ऑन। एक एसएससी है, उसने क्या किया है? अपने बिजनेस को शुरू किया है। कब शुरू किया है? पहली कंडीशन कहती है 1 जुलाई 2018 को। दूसरी कंडीशन कहती है 1 अक्टूबर 2018 को। थर्ड कंडीशन कहती है 1 जनवरी 2019 को। इसके बाद कहता है इन ईच केस what will be his assessment year and what period will be treated as his previous year for the concerning of an assessment year। आप लोगों को पहली कंडीशन का पहले बताइए कि जब उसने बिजनेस 1 जुलाई 2018 को शुरू किया था तो असेसमेंट ईयर क्या होगा और प्रीवियस ईयर क्या होगा? कोई भी। मैम असेसमेंट ईयर होगा 2018-19
और प्रीवियस ईयर होगा 2017-18। 2017-18, अच्छा ठीक है। किसने आंसर दिया था ये? अभिमन्यु। अच्छा अभिमन्यु, ओके ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी कह रही है कि जब बिजनेस 1 जुलाई 2018 को शुरू हो रहा है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा आपका? 2018-19 आपका असेसमेंट ईयर हो गया। और प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 2017-18 आपका प्रीवियस ईयर। हाँ 17-18 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन कहती है कि जब आपका बिजनेस 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हो रहा है, 1 अक्टूबर 2018 को ईयर शुरू हो रहा है, तो उस केस में आपका असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या होगा? मैम असेसमेंट ईयर होगा हमारा ये 2018-19। और प्रीवियस 2017-18। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, आयुष इसका आंसर दीजिएगा आप। आई थिंक आयुष वालिया नाम है ना आपका पूरा? यस मैम। ठीक है। आप इसका आंसर दीजिएगा। बिजनेस शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2019 को, तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019 में स्टार्ट 2000 जनवरी में। हाँ 1 जनवरी 2019 को हमने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें आपका असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है? 18-19 प्रीवियस हो गया और 18-19 होगा तुम्हारा असेसमेंट ईयर। जनवरी है ना, अभी मार्च आया नहीं है, इसीलिए असेसमेंट ईयर होगा तुम्हारा 18-19। ठीक और है। उससे 8 यस हाँ तो वो मुझे लगता है तुम जनवरी को देख के 2019 को देख के कंफ्यूज हो गए। 2018-19 क्या होगा आपका? असेसमेंट ईयर होगा। और 17-18 क्या होगा आपका? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो अब क्या करना है, इस चीज को पहले तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ मंथ की पहली तारीख ली थी। कई क्वेश्चन में आएगा कि 15 जुलाई को शुरू हुआ, कई जगह आएगा कि 12 दिसंबर को शुरू किया गया। तो इस तरीके से आपको चीजों को एनालाइज करना होगा कि असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। ठीक है। हाँ जब ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, तब जाके आपके जो भी क्वेश्चंस कैलकुलेट करने होंगे आगे कि कितने दिन बिजनेस चला, कितने दिन के हिसाब से हम टैक्स देंगे। वैसे थोड़ी ना है कि 1 जनवरी को हमने शुरू किया है आपका बिजनेस और 3 महीने के हिसाब से हम प्रीवियस ईयर कैसे निकाले, कैसे कैलकुलेट करें। ये सारी चीजें होती हैं, तो हमें डेज मंथ ही सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे गुडविल जब आप कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से। पूछिए। मैम इसमें डेट चाहे जो दी हो, पर मैम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो समझाया उस हिसाब से हम लोग को निकालना है ना। हाँ वो तो सेम उस तरह से रहेगा, आपको बस ईयर पे फोकस करना होगा। डेट के हिसाब से नहीं, मंथ के हिसाब से चेंज होता है। अभी यहाँ पे 1 जनवरी 2019 लिखा था, तो हमने 18-19 उसका असेसमेंट ईयर कर दिया। वहीं पे अगर जनवरी की जगह आपका दे दिया होता फॉर एग्जाम्पल अगस्त, ठीक है, तो वो क्या हो जाता आप लोगों का नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाता, फिर 19-20 आपका असेसमेंट ईयर होता। ठीक है। तो ये मंथ डिसाइड करेगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है एंड प्रीवियस ईयर क्या है। अब किसी को कोई डाउट है किसी में? मैम अगर मार्च 23 होता तो? क्या चीज? मार्च 23 2018 होता तो मार्च है ना, अभी आपका अप्रैल नहीं आया, मार्च है तो आपका असेसमेंट ईयर उसी में इंक्लूड हो जाता। इस वजह से मान लीजिए अगर आपका 15 मार्च को शुरू हो रहा है बिजनेस, 15 मार्च को शुरू हो रहा था। क्या कह रहे हो आयुष त्रिपाठी? मैम जैसे कि 23 मार्च 2019 होता तो असेसमेंट ईयर हमारा 18-19 ही रहता, 18-19 ही रहता, क्योंकि आपका वो मार्च में स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, इस वजह से। और प्रीवियस वो हो जाता है 17-18। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? और मैम अगर 31 मार्च को शुरू होता तो? 31 मार्च एकदम लास्ट है, तो उसमें एक दिन में कौन सा आपका असेसमेंट ईयर आ जाएगा? अरे वही बिजनेस जो भी कमेंस किया जाता है वो डे 1 या मिड ऑफ द ईयर में स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और वैसे भी अगर वैसे 31 मार्च भी लिखते हो तभी आपके असेसमेंट ईयर पहले वाला ही चलेगा। 1 अप्रैल से आपका न्यू असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों के अटेंडेंस का।
मैम एक डाउट था, एक बार फिर से पूछिए। एक मिनट, ले ले पहले अटेंडेंस, उसके बाद। ओके, हाँ पूछो क्या डाउट था। मैम जो असेसमेंट ईयर होता है, मतलब वो जो साल हम लोग का चल रहा होता है उसी को बोलते हैं ना मैम? जैसे हाँ, कि जो साल करंट ईयर अभी आपका चल रहा होगा वही आपका असेसमेंट ईयर होगा, और उससे पहले वाला साल आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। जस ठीक है, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ओके, थैंक यू क्लास।